तो आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज। सोल्यूशन चैप्टर की लेक्चर सीरीज जो है कंप्लीटली अपलोड कर दिया मैंने चैनल पे, आप वहाँ पे जाके कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास जो रहेगी वो इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में पता चलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। धीरे 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 हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी सीरीज को कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे जो 12th का सिलेबस वो कंटिन्यू करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो भाई, सबसे पहले बेटा जी हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है आपको। क्या करना है? स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बाय एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जितनी भी थर्मोडायनेमिकली फेवर रिएक्शंस हो रही हैं हमारी, जितनी भी हमारी थर्मोडायनेमिकली फेवर रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एक होती है काइनेटिकली कंट्रोल्ड, एक होती है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। जो हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करते हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, क्लास 11th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो बोलता है किसी भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है, वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और दूसरा क्या है? एक तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं फॉर कैरिंग आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बात समझ में आई? क्लियर है? क्या करना है? दो फंडे हैं, या तो किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वहां से हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज है जो केमिकल रिएक्शन वो हो नहीं रही, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से उस केमिकल रिएक्शन को चला सकते हैं। तो दो प्रोसेस हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन से, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मेथड से हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को चलाएंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां यूज होता है? तो जो हमारी बैटरी होती हैं, जितने भी हमारे फ्यूल सेल हैं, जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है, या फिर जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होते हैं, हमें इसमें दो टाइप के सेल पढ़ने होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो अभी हम देखेंगे आगे। तो ये सब में यूज होती है। अच्छा, एविडेंसेस ये भी कहते हैं कि बायोलॉजिकल वे में भी ये काफी यूज होता है। जैसे हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मान लो स्किन है, तो जब हम किसी हॉट बॉडी को टच करते हैं, तो वो जो सेंस होता है कि हॉटनेस है, बॉडी हॉट है, और वो हमारे ब्रेन तक जाता है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू जाता है। तो एविडेंसेस कहते हैं कि वहां पर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रोल होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें मेनली पता भी होना चाहिए कि कहां कहां पर ये डेली लाइफ में भी यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे क्लोरीन हो गया, बहुत सारे मेटल्स हो गए, वो सारे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के थ्रू ही प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। आगे इसमें हमें बेटा जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों को दो तरीके के सेल पढ़ने होते हैं, बड़ा ध्यान से समझना। अब जो है टॉपिक के अंदर जा रहे हैं, ध्यान से समझना। दो तरीके के सेल हम लोगों को पढ़ने होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले हम आज की क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि ये पहला वाला मेथड है जो मैंने बताया ना, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो वो हम यहां पढ़ते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी जो है मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये मेरा दूसरा वाला मेथड होता है, जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी। क्लियर है भाई? यहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन किसकी? ध्यान रखना है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है किसकी? रेडॉक्स रिएक्शन की। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसको बहुत दिक्कत करते हैं।
इसको ध्यान में रखना है। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो सेल कन्वर्ट करता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन की, ध्यान रखना, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। अब यहां पर बेटा जी एक वर्ड आया है रेडॉक्स। रेडॉक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, रेडॉक्स वो होता है जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, साइमल्टेनियसली दोनों काम होने चाहिए। जहां पर रिडक्शन भी हो रहा हो और जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। बट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के भी अपने कुछ अलग मायने हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है क्लास 11th में, आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन, वहां पर आपने सीखा होगा। लेकिन मैं एक बार छोटा सा बता देता हूं यहां पर, क्योंकि वो आगे आने वाली क्लासेस में बहुत 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 ज्यादा यूज होने वाला है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस रिएक्शन में हम रिएक्शन को देख के बता सके कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है या यहां पर रिडक्शन हुआ है, क्या एनोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे क्या हुआ है। तो वो मैं थोड़ा सा क्विकली एक बार बता देता हूं, उसको देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो ध्यान से समझना है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम किसको बोलेंगे एनोड, किसको बोलेंगे कैथोड, कैसे हमारी ऑक्सीडेशन होगी, कैसे हमारी रिडक्शन होगी, जरा देखते हैं। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं बेटा जी? अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में हम लोग जो पढ़ते हुए हैं, ऑक्सीडेशन हम उसको कहते हैं जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। पर वो डेफिनेशन यहां आप रिएक्शन में देखने को नहीं मिलेगी, यहां इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन वहां होता है जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन कहां पे होगा? रिडक्शन वहां होगा जहां पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। रिडक्शन वहां होगा जहां पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा, किसी का भी निकालना। जैसे मैं आपको एक मेथड बताता हूं, जैसे Al2O3 में अगर मुझे एल्यूमिनियम का निकालना है तो जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं। यहां पर 2 एल्यूमिनियम है तो 2x। ऑक्सीजन क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस के 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इस मॉलिक्यूल पे 0 है तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू +3। तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाया करता है। ये आपको अच्छे से आता है निकालना। तो अगर इस ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ध्यान रखना, अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा जी तो वहां क्या होगा? रिडक्शन होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एक छोटी सी रिएक्शन से समझते हैं। मान लो कि जिंक आयन जो है वो जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब किसी किसी को लगेगा कि सर यहां पर तो आपने बोला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट आप यहां ऐड में लिख रहे हो। तो असल कहानी ये होती है बेटा, जो जिंक होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो जिंक आयन में कन्वर्ट होता है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा और वो 2 आयन में, जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ, और फिर मैं इस माइनस को इधर लेके जाऊंगा तो ये मेरी रिएक्शन इस तरीके से। क्लियर है? तो यहां पर जिंक क्या है? 0। जब मेटल अपनी प्योर स्टेट में होता है तो उसका 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां 0 से +2 में गया, 0 से +2 तो क्या हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर यहां पर देखें, मान लो कॉपर 2+ है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर जो इसका क्या है? +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर है 0, तो 2 से 0 में गया, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, तो इसीलिए ये रिडक्शन है। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर कॉपर आयन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को बेटा जी गेन कर रखा है। क्लियर है? तो क्या ऑक्सीडेशन होगा, क्या रिडक्शन होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा बोला जाता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूं असल में क्या कहानी होती है। हम लोग अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां पर यह बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन। जबकि असल कहानी ये होती है, मैं अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के दिखाऊंगा, तो हम लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी चीज रिड्यूस होने वाली है और कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होने वाली है। वो कंप्लीटली डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, जो हमको आगे जाके पढ़ना है। तो ध्यान रखना, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है ना, उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। मतलब जो ये उल्टी कहानी बोलते हैं ना कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, वो हाँ हमें
पेपर करने में उस करने में बहुत हेल्प मिलती है कि हाँ एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रियलिटी ये है कि पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिस सेल में ऑक्सीडेशन होगा, जिस सेल में ऑक्सीडेशन होगा वहां पर बोल दूंगा मैं उसको एनोड है, और जिस सेल में रिडक्शन होगा वहां पर मैं उसको बोल दूंगा वो कैथोड है। क्लियर है? जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन होगा उसको तो मैं क्या बोल दूंगा, वो है मेरा एनोड बेटा जी। ठीक है, और जहां पर मेरा रिडक्शन हो रहा होगा उसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, कैथोड। जो ये कहानी है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है वो ठीक नहीं है। असल बात यह है कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगा पूरे सेल में, जिस जगह पे मेरा ऑक्सीडेशन होगा उसको मैं एनोड बोलूंगा, और पूरे सेल में जिस जगह मेरा रिडक्शन होगा उसको मैं कैथोड बोलूंगा। क्लियर है? एनोड कैथोड की चीजें समझ में आ गई, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी समझ में आ गई, और हम लोग कैसे रिएक्शन को देख के बताएंगे। रिएक्शन को देख के मैं इजीली बता सकता हूं कि इस वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वाली रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने ये पढ़ लिया कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पर हम मोस्ट कॉमन टाइप जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोगों को पढ़ना होता है, क्या मोस्ट कॉमन टाइप, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक टाइप हम पढ़ने वाले हैं जो यूज होता है, बहुत ध्यान से उसको समझना। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। एक सेकंड, गैल्वेनिक सेल बेटा जी, इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। और ध्यान रखना इसी को वोल्टेक सेल भी बोला जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है वही बेटा जी हमारा वोल्टेक सेल भी होता है। क्या होता है गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप है तो ये बात तो श्योर है कि यहां पर केमिकल एनर्जी, हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे, वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप है। तो गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल को कंबाइन करने से बनता है। दो हाफ सेल को कंबाइन अगर हम कर दें तो उससे बनता है। अब ये हाफ सेल की कहानी क्या है, जरा ध्यान से समझना, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या कहानी होगी। देखो बेटा, मैं पूरे सेल के बारे में बता दूंगा यहां पर कि गैल्वेनिक सेल में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद गैल्वेनिक सेल का भी एक एग्जांपल पढ़ेंगे कि गैल्वेनिक सेल का जो एग्जांपल है वो क्या क्या कराएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो क्या होगा बेटा जी, एक ऐसे एक टैंक होगा। ठीक है, इस टैंक में एक इलेक्ट्रोड लगी होगी। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा टैंक होगा। भाई ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन इतनी तो है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। बहुत सुंदर नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर हो जाएगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा, टैंकों में कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। यहां पर भी किसी टैंक में कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। अभी हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम नहीं ले रहे, हम ये बस बोल रहे हैं कि ये मेरे, यहां पर मेरा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, यहां पर भी मेरा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रोड है। ये क्या है बेटा जी, मेरी इलेक्ट्रोड, ये मेरी दूसरी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, कौन सी एनोड है कौन सी कैथोड, मैंने आपको बताया कि हमें नहीं पता होता कि दोनों में से कौन सी एनोड होगी कौन सी कैथोड होगी। जब जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। बस यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। चलो, अब ये दोनों अलग अलग पड़े हुए, इनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हम एक वायर के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे। हम बेसिकली ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको एक वायर के थ्रू, वायर इज अ मीडियम जो कि हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं, और फिर इसको एक्सटर्नल गैल्वेनोमीटर से यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर आपको पता होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस को, जो स्लाइड छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को, एक छोटा सा सेल बना के दिखा रखा है, तो एक छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में गैल्वेनोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। वो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होती है, आप लोगों ने अपनी फिजिक्स लैब में देखा होगा। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम इसको कनेक्ट करते हैं एक यू ट्यूब से। किससे? एक यू, ये यू जैसे यू बनता है ना, मतलब उल्टा यू, ये यू होता है, तो इसको ऐसे उल्टा करके ऐसे करके हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये यू ट्यूब से हम इसको कनेक्ट करते हैं। अभी हम जानेंगे कि यू ट्यूब क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, ये हमारा एक हाफ सेल है, ये मेरा एक हाफ सेल है। ठीक है, अभी बताऊंगा हाफ सेल की डेफिनेशन भी। ये मेरा सेकंड हाफ सेल है, ये मेरा फर्स्ट हाफ सेल है, ये मेरा सेकंड हाफ सेल है। फर्स्ट हाफ सेल और सेकंड हाफ सेल,
इन दोनों को कंबाइन करने से ये मेरा जो कंप्लीट एक पूरा है, ये मेरा क्या है, एक फुल सेल। यानी कि दो हाफ सेल को कंबाइन करने से मेरा एक फुल सेल यहां पर बन रहा है। ये क्या है बेटा जी, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज की ही कहानी समझ लेते हैं थोड़ी सी। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, क्या क्या इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्या चीज होती है। सॉल्ट ब्रिज बेटा जी एक मीडियम होता है जो सर्किट को कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अभी लिखवाता हूं, पहले हम देख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। बेटा सॉल्ट ब्रिज में ना इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे यूट्यूब करके है, ये सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। कौन कौन से भरे होते हैं, KCl भरा होता है, KNO3, NH4Cl टाइप के भी हम लोग एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग इस टाइप के जो है रखते हैं। साथ में इसको हम किसमें, इलेक्ट्रोलाइट तो रखते हैं, एक जेल भी रखते हैं। ठीक है, जेल कौन सा, जैसे जिलेटिन हो गया, और एक और होता है अगर अगर करके बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर अगर जेल और इलेक्ट्रोलाइट को हम कंबाइन करके ये हमारा सॉल्ट ब्रिज बनता है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला तो सर्किट को कंप्लीट करेगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा। अरे हमारा पूरा सेल चलेगा कैसे, जब आधे इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करके उधर जाएंगे, वो गेन करेगा, तभी तो सेल चलेगा ना। तो एक तो ये सर्किट को कंप्लीट करेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी, उसको मेंटेन करेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बेटा जी मेंटेन करेगा। देखो क्या होगा, जरा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना बेटा। यहां से यहां ये वाला मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है, मान लेते हैं कि ये एनोड है। लेट से कि ये एनोड है, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ होगा और ये एनोड है, और ये मान लेते हैं कि मेरा कैथोड है। ठीक है, ये मेरा एनोड है और ये मेरा कैथोड है। तो एनोड और कैथोड है, तो एनोड ने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन, और ये वो उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। कैथोड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा बेटा जी, ये उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो ये लूज कर रहा है, जो वो गेन कर रहा है, ये किसके थ्रू कर पा रहा है, इसके थ्रू। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मान लो यहां से दो इलेक्ट्रॉन, तो ये उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। वो दो इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे, तो जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जांपल दूं, तो यानी कि जिंक, देखो आपको क्लियर अच्छे से समझाता हूं। मान लेते हैं कि जिंक था, तो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे और ये वाली कहानी बनाई। ये इसको हम एनोड मान के चल रहे हैं बेटा जी, है ना, इसको हम एनोड मान के चल रहे हैं। और यहां पर बेटा जी जो कॉपर आयन था, उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, गेन करे सॉरी, और उसने क्या करा, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। इसने दो लूज करे, इसने दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो जिंक ने लूज करके ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। ये मेरा एनोड हाफ की रिएक्शन है, ये मेरी कैथोड हाफ की। तो अगर मैं इसमें फुल सेल की रिएक्शन लिखूं, अगर फुल सेल की रिएक्शन लिखूं, तो एनोड पे ये है रिएक्शन, कैथोड पे क्या है, कॉपर 2+, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में। तो अगर मैं इसकी कैथोड की रिएक्शन इसको पूरा लिखूं, तो जरा ध्यान से देखना, कहां पर लिखे इसको यहीं पर लिख लेते हैं नीचे ही। तो ये देखो, जिंक प्लस कॉपर 2+, ये दो इलेक्ट्रॉन से ये दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, कटते नहीं है बेसिकली वो, लेकिन हम मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से जो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे हैं, वही दो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, मतलब इलेक्ट्रॉन अलग से नहीं बचे। ये इलेक्ट्रॉन से अलग नहीं बचने का ही मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है बेटा जी। तो ये जिंक 2+, और यहां पर क्या बनेगा मेरा, जिंक 2+ आयन और कॉपर। तो ये मेरी क्या हो गई, फुल सेल की रिएक्शन हो गई। ये मेरी एनोड हाफ सेल की हो गई। ये वाली जो मेरी ये वाली रिएक्शन थी, कैथोड हाफ सेल की हो गई। तो दो हाफ सेल को कंबाइन करके एक फुल सेल जो है वो बनाया जा सकता है। अब ये मेरी फुल सेल की रिएक्शन चला करेगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता देता हूं कि हाफ सेल बोल रहा हूं क्या होता है, ध्यान समझना। जो भी आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो, अगर उसी इलेक्ट्रोड के सॉल्ट में आपने वो इलेक्ट्रोड डाली है, जैसे कि यहां पर मान लो कि यहां पर जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का है, यहां पर सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का है, तो जिंक सल्फेट ही मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है, जिंक सल्फेट ही मेरा इलेक्ट्रोलाइट है और जिंक की ही मेरी इलेक्ट्रोड है। तो ऐसे सेल को हम हाफ सेल बोला करते हैं। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसी इलेक्ट्रोलाइट का, जो भी इलेक्ट्रोड है उसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो उसको हम हाफ सेल बोलते हैं।
ये हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल। अब जैसे मान लो यहां कॉपर लिया है तो इसको कॉपर सल्फेट का लेना पड़ेगा। यहां पर जो इलेक्ट्रोड होगी वो मेरी बेटा जी कॉपर की होगी, तो इसका मतलब कि जिंक सल्फेट का ही मेरा सॉल्यूशन है और जिंक की ही मेरी इलेक्ट्रोड है। जब ऐसी कहानी होगी तो उसको हाफ सेल बोला जाएगा। तो ये एक हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल, दोनों कंबाइन करके फुल सेल बन जाएंगे। क्लियर है भाई? तो ये कहानी थी इस पूरे गैल्वेनिक सेल की। क्या होता है गैल्वेनिक सेल मैंने बता दिया, दो हाफ सेल को कंबाइन किया जाता है तो एक फुल सेल बनता है। कैसे मेरा फुल सेल बन रहा है वो भी बता दिया, दो अलग अलग ट्यूब लेकर हम करते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम भी मैंने आपको समझा दिया। ये सब कहानी होती है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब जिंक ने यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करे, जब जिंक ने यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक चीज को बहुत अच्छे से समझो, 2 मिनट का टाइम तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करे, इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करे, वायर हमने इसीलिए लगा रखी है इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने। आप लोगों ने पढ़ा है बहुत आसानी से कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड है, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से इस तरफ को जा रहे हैं तो करंट का फ्लो अपोजिट होगा भाई। जो करंट का फ्लो अपोजिट होगा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो करा करता है। करंट कहां से आया? करंट कहां से आया? मैंने बोला दो हाफ सेल को कंबाइन करके एक फुल सेल बनाएंगे और वो जो मेरा फुल सेल होगा वो किसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होगा। वहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ होगा उसी ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन में हेल्प की होगी। तो यही मेरा प्रोसेस चलता है। यहां से ये मेरे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से फिर हमारा करंट डेवलप होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम पढ़ते ही ये हैं, थ्रू अ केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल टेक्स प्लेस। यही मेरा गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल बताओ, आपकी जो कार बैटरीज होती हैं उसमें जो हेडलाइट में काम आती है, जो बैटरी रखते हो वो बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है। जो आपका स्पीडोमीटर वगैरह दिखाता है, जो आपकी हेडलाइट जल रही होती है कार की, और जो कार में जो भी इलेक्ट्रिकल मीडियम चल रहे होते हैं वो सारे उसी बैटरी की हेल्प से चल रहे होते हैं। कि बैटरी में तो केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेटा जी क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? जो हमारे फ्यूल सेल्स होते हैं सारे, सबका काम यही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। आपने पढ़ा होगा लिथियम आयन बैटरी होती है, कोई किसी की कंपनी की होती है, कोई किसी कंपनी की होती है, सब में यही होता है, कोई ना कोई क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। वो रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर हम उससे अपने अप्लायंसेस यूज करते हैं। ठीक है भाई, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल समझ में आ गया? अच्छा, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल समझ आ गया। अब हमें एक लास्ट पढ़ना है कि गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है, दैट इज डैनियल सेल। हमारे कोर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? क्लियर है? ठीक। जिसने नहीं लिया तो 2-4 सेकंड पीछे कर लो, सब कुछ चीजें वहीं मिलेंगी। ठीक है भाई, अब फटाफट से आगे पढ़ते हैं। डैनियल सेल। अच्छा, ये डैनियल सेल है क्या? तो डैनियल सेल बेटा जी क्या है? एग्जाम्पल है। डैनियल सेल क्या है? एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? डैनियल सेल मेरा किसका एग्जाम्पल है? वोल्टेक सेल का या फिर गैल्वेनिक सेल का। कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है डैनियल सेल। ठीक है भाई, तो फटाफट देख लेते हैं डैनियल सेल। हालांकि जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल कराया जिंक का, वो डैनियल सेल का ही था। मैंने अब दूसरी बार कराऊंगा ना दोबारा से, तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलो फटाफट देखते हैं क्या होगा इसमें। ठीक है, तो डैनियल सेल में क्या होता है, हम सेम काम करते हैं। हम यहां पर एक फटाफट से वही, ये हमने इलेक्ट्रोड ले ली। यहां पर हमको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। क्या ऐसी कहानी हो सकती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट कर दें? मतलब जिस केमिकल रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करके दोबारा से केमिकल रिएक्शन करवा दें। हो सकता है, अभी उस कहानी को देखेंगे। तो ये क्या करा, जिंक सल्फेट का, ये यहां पर मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो जिंक सल्फेट ले लिया, ये मेरी जिंक की ही इलेक्ट्रोड है। और यहां पर जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, फटाफट देखते हैं इसको। यहां पर हमने कॉपर सल्फेट का लिया बेटा जी,
ये कॉपर है। अगर डैनियल सेल आया पेपर में तो यही बनाना है। डैनियल सेल होता ही इसके लिए है, जो जिंक और कॉपर के बीच का काम करता है। इसके हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी पता है, अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये इसको ऐसे कनेक्ट करके रखेगा वायर के थ्रू, यहां से जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां होगा और इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। करंट जो होगा वो अपोजिट चलता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के, तो वो मैं आपको समझा चुका हूं। तो देखो क्या होता है, बोलता है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, अब ZnSO4 अगर है तो ZnSO4 टूटेगा जिंक 2+ में प्लस सल्फेट आयंस में, जिंक 2+ में प्लस सल्फेट आयंस में, और कॉपर सल्फेट भी टूटेगा कॉपर आयन में प्लस सल्फेट आयन में। तो क्या बोलता है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ एंड कॉपर 2+ इज यूनिटी, यूनिटी यानी कितना, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अरे इसको ध्यान में रखना यार, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन और कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन मैंने यूनिटी रखा, उस टाइम पर जब मैंने ये रिएक्शन चलाई, तो उस रिएक्शन को चलाने के बाद जो मेरे को यहां से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हुआ वो होता है 1.1 वोल्ट का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है भाई डैनियल सेल में। तो डैनियल सेल वही होगा, आपको जिंक ही लेना पड़ेगा, जिंक सल्फेट ही लेना पड़ेगा, कॉपर लोगे कॉपर सल्फेट ही लेना पड़ेगा, इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो वहां ऑलवेज अगर उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी ली है, मतलब 1 मोल डेसीमीटर क्यूब लिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट करेगा, 1.1 वोल्ट का वहां से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। कैसे होगा वो मैं गैल्वेनिक सेल समझा चुका हूं पूरा का पूरा। यहां पर यही कहानी हो रही होगी। ये जो जिंक आयन है, ये जो जिंक है, यहां से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके, पिछली उसमें पड़ा, और कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट। इन दोनों सेल को, हाफ सेलों को जोड़ देंगे तो यहां पर जिंक प्लस कॉपर प्लस जिंक प्लस कॉपर, ये कॉपर के आयन यहां पर, ये जिंक के आयन, इनकी हमको बहुत जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, ये मेरी फुल सेल रिएक्शन है, और ये मेरी कौन सी है, ये एनोड हाफ है, ये एनोड हाफ है। अरे यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ। ये बेटा जी मेरा कैथोड हाफ है, क्लियर है, ये मेरा एनोड हाफ, ये मेरा कैथोड हाफ, ये मेरी फुल सेल की रिएक्शन। तो ये इसमें चल रही होगी। तो यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट आया ना, इसके अपने मायने हैं, जरा इसको ढंग से समझते हैं क्या होता है। ये सब आपको पता होगा बेटा, इस चीज को नोट कर लो, मेरे को बस ये छोटा सा पोर्शन चाहिए, यहां पर मैं इसको कवर करा दूंगा। चले फटाफट देखते हैं, फटाफट, बस 2-4 मिनट की बात रह गई। देखो क्या हो अगर हम बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करें। हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब यहां से चीजें समझ आएंगी। अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करें, अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो 3 केस यहां पर बनेंगे, 3 केस यहां पर बनेंगे। पहला केस कि हमने जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की है, एक्सटर्नल वोल्टेज वो लेस देन 1.1 वोल्ट है। 1.1 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, ऐसा करने से, ऐसी कंसंट्रेशन रखने से हमने उससे कम अप्लाई की है। तो जब उससे कम अप्लाई की होगी तो यही कहानी होगी कि जिंक जो होगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन का फ्लो, देखो एक चीज एक करके लिख देता हूं, जिंक से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जाएगा टुवर्ड्स कॉपर की तरफ। ठीक है भाई, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन जिंक से घूमते 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 कॉपर की तरफ को जाएंगे। करंट का क्या, करंट क्या होगा, करंट बेटा जी कॉपर से जिंक की तरफ को, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कॉपर से चलेगा और जिंक की तरफ को, वो आपको पता है। दूसरा जो सिनेरियो है, व्हाट इफ की जो एक्सटर्नल वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई की है वो 1.1 वोल्ट के बराबर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो जब ऐसा होगा तो नो इलेक्ट्रॉन फ्लो टेक्स प्लेस, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो टेक्स प्लेस। बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो सेल स्टॉप्स, सेल काम करना बंद कर देगा, सेल की वर्किंग बंद हो जाएगी। यानी कि एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट हमको अप्लाई
नहीं करना है। उससे कम करेंगे तो यहां होगा, उससे ज्यादा करेंगे तो देखेंगे, लेकिन अगर उतना ही कर दिया तो सेल काम करना बंद कर देगा। लास्ट अगर हमने एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट अप्लाई कर दी बेटा जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ओवर पोटेंशियल की बात आती है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था आपने उससे ज्यादा अप्लाई कर दिया, ओवर पोटेंशियल का केस हो गया। तो ओवर पोटेंशियल के केस में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उल्टा बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव कर जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक की तरह। तो देखो क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा बेटा जी वो कॉपर टू जिंक होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कॉपर टू जिंक होगा। तो यानी कि सेल का करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो जो करंट की मेरी डायरेक्शन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, करंट की डायरेक्शन जिंक टू कॉपर हो जाएगी, एकदम रिवर्स, एकदम उसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वोल्टेज कम अप्लाई की थी तो जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे कॉपर की तरफ, यहां पर कॉपर से जा रहे हैं जिंक की तरफ, उल्टा हो गया। यहां पर करंट कॉपर से जिंक जा रहा था, यहां पे करंट जिंक से कॉपर जा रहा है। तो ये तीनों केसेस मैंने पढ़ा दिए हैं, तीनों केसेस को ध्यान में रखना। यहां पर बेटा जी हमारा डैनियल सेल जो है खत्म होता है। फिर से समझ लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मोस्ट कॉमन टाइप है गैल्वेनिक सेल, और उसका जो एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं वो हम डैनियल सेल पढ़ते हैं। ये वोल्टेज कब आती है, ध्यान रखना, जब मैं कंसंट्रेशन यूनिटी रखूंगा। जो यहां सॉल्ट है, ये जो कॉपर आयन बनेगा या जिंक आयन और कॉपर आयन जो बनेगा, इनकी कंसंट्रेशन मुझे 1 मोल डेसीमीटर क्यूब रखनी पड़ेगी, तब जाकर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेरा आएगा। और इन पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे ये 3 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हर साल ही लगभग इसको पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो समझ में आया, क्लियर है? तो यहां तक हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। आगे आने वाली क्लास में हम लोग पोटेंशियल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को हमको अलग से पढ़ना है, फिर नास्ट इक्वेशन, वो फिर कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी पढ़ना है। अभी जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की चर्चाएं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोगों को फैराडे के लॉज पढ़ने हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल, उसको बहुत ध्यान से समझना है हम लोगों ने, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट करेंगे, पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना करना, पढ़ते रहो। ओके।